दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो तमिलनाडु की राजनीति है उसको लेकर काफ़ी चर्चा रहा। तो ऐसे में दो तीन सवाल जो है, यहाँ 2024 में एक नई पार्टी बनती है विजय थलापति की, जो कि साउथ के सुपरस्टार भी हैं। और थलापति उनको अपने फिल्म से मिला, जिसका मतलब होता है यंग कमांडर। हालांकि उन्होंने 2024 में अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा टीवीके, और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी और चुनाव जीत गई। लेकिन चुनाव जीते, इसमें सबसे ज़्यादा वोट लेकर आए जो पुरानी पार्टी है, डीएमके है वहाँ पर, जो एम के स्टालिन की पार्टी है, और एआईएडीएमके की है, जो ईपी पलानीसामी की पार्टी है। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई टीवीके, यानी कि 108 सीट। अब चूंकि दो सीटों से विजय थलापति खुद ही चुनाव लड़े थे, तो इसलिए यहाँ पर उनकी एक सीट खाली मानी जाएगी। तो 108 में से 107 सीट उनके पास होगा। 234 बहुमत के आंकड़े हैं, और 234 बहुमत के आंकड़े की वजह से उनको 100 कुल सीटें 234 है, तो जो बहुमत का आंकड़ा हुआ 118 बहुमत का आंकड़ा उन्हें साबित करना था, राज्यपाल के पास जाना था। लेकिन राज्यपाल को भी पहले ये चाहिए था कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उसे ऑफर दे, उसे आमंत्रित करे कि आप सरकार गठन कीजिए। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ने ये नहीं किया, राज्यपाल ने आमंत्रण नहीं भेजा। बावजूद इसके विजय थलापति खुद गए, और राज्यपाल ये कहकर उन्हें 2-3 बार लौटाते रहे कि आपके पास बहुमत वाला समर्थन पत्र नहीं है, 118 विधायकों का समर्थन पत्र लाइए, उसके बाद आपसे इस पर बातचीत होगी और आप सरकार बना सकते हैं। हालांकि ये जितनी भी रस्साकसी थी, राजनीतिक जो समीकरण था, वो 4 तारीख से लेकर, जिस दिन चुनाव परिणाम आए उस दिन से लेकर 6-7 तक चले। 8 को फिर से गए, 8 को बाकी पार्टियों के समर्थन जुटाने में लगे, लेकिन समर्थन नहीं जुट पाया। 9 तारीख को पता चला कि वीसीके ने उसको समर्थन किया, टीवीके को। तो इस हिसाब से वीसीके आईयूएमएल जो पार्टी है उसके 2 विधायक, सीपीआईएम और सीपीआई के 2-2 विधायक के समर्थन की वजह से, और कांग्रेस पार्टी के 5 समर्थन की वजह से जो विजय थलापति के पास 120 विधायकों का समर्थन हो जाता है। और इस वजह से उन्होंने 9 तारीख को राज्यपाल से फिर से परमिशन लिए, और फिर वो शपथ ग्रहण की एक नई तारीख रेशेड्यूल किया। लेकिन इस बीच में जो इतना समीकरण बताने का मतलब ये है कि ये जो राज्यपाल हैं, इनके पास पावर कितनी है और ये चर्चा में कैसे आ गए। अचानक से चर्चा में रहे हैं और इनको लेकर विवाद भी रहा है। तो ये राज्यपाल कौन है? इनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अगर पहले पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में हुआ था। और इनके जो क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात करेंगे, तो इन्होंने संत जोसेफ इंस्टीट्यूट से, जो कि वास्को ड गामा गोवा में है, वहां से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। कॉमर्स की डिग्री इन्होंने MES कॉलेज से ही लिया, जो कि जौहरी नगर है, जौहरी नगर, वहां से इन्होंने किया। अब इनके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए कि इनके पॉलिटिकल एंट्री कब होती है, तो पॉलिटिकल एंट्री इनकी बीजेपी में होती है 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में होती है। और उसके बाद इनके अगर देखा जाए तो इनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी से है। इनके पिताजी भी आरएसएस के समर्थक रहे हैं, आरएसएस के साथ इनका गहरा संबंध रहा। इनके पिता हैं विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि जनसंघ के गोवा के अध्यक्ष थे। आर्लेकर खुद राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। 1975 से 1977 के बीच में, जब देश में आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस समय पिता और पुत्र दोनों जेल जा चुके हैं। हालांकि पिछले अगर 5 साल के कार्यकाल का इनका देखेंगे, तो ये अलग अलग 5 सालों में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, तमिलनाडु चुनाव से 2 महीने पहले, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के तौर पर तमिलनाडु में हुई। जुलाई 2021 में ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से 1 साल पहले राज्य का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया। फरवरी 2023 में इनका ट्रांसफर हिमाचल से बिहार कर दिया गया, और बिहार के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने एक बयान दिया था। बयान ये था इनका कि अंग्रेज केवल
जो सत्याग्रह नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देखकर भारत छोड़कर भाग गए। अब इस बयान पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने काफी हंगामा मचाया था। 2 साल बाद इनका बिहार से भी ट्रांसफर कर दिया गया और केरल के राजभवन में नियुक्ति हो गई, केरल के राज्यपाल बने। मार्च 2026 में जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल का तबादला होता है और यहाँ के जो राज्यपाल तमिलनाडु के थे RN रवि, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में होता है तो इनको अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दे दिया जाता है कि आप केरल की भी और तमिलनाडु का भी आप राज्यपाल रहेंगे। तो ये इन दोनों के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं। अब जनवरी में ही केरल में, इसी साल जनवरी में केरल के विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने जो पारंपरिक भाषण होता है उसको लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया। विवाद ये था कि ये जो भाषण दे रहे थे सरकार के प्रदेश का लेखा जोखा पर था और जो इन्होंने अपने भाषण का कुछ हिस्सा को छोड़ दिया। जिस भाषण में जिन्होंने हिस्सा को छोड़ा उसमें बीजेपी सरकार को टारगेट करते हुए ये भाषण लिखा गया था, जो कि इन्होंने नहीं बोला। अब इसके अलावा देखें तो जून 2025 में आधिकारिक एक समारोह था और भारत माता के पोर्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर आर्लेकर एक बार फिर से विवाद में फंस गए। तमिलनाडु के तत्कालीन जब कृषि मंत्री P प्रसाद राजभवन के केंद्रीय हॉल में पोर्ट्रेट की उपस्थिति के विरोध में एक समारोह में अनुपस्थित रहे। 2 हफ्ते बाद तत्कालीन केरल के शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टू राज्यसभा में आधिकारिक समारोह से बाहर चले गए और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल जो राजेंद्र आर्लेकर हैं ये वहां मौजूद थे। भगवा झंडे के साथ भारत माता के चित्र के इस्तेमाल के विरोध में इन्होंने वहां से बाहर चले गए और उन्होंने समर्थन वहां पर कुछ बयान नहीं दिया। शिवनकुट्टू जो केरल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका कहना हुआ कि राजभवन राज्यपाल के परिवार की संपत्ति नहीं है और इसे RSS केंद्र में नहीं बदला जा सकता है, आप संविधान के हिसाब से चलिए। आर्लेकर 1989 में बीजेपी में इन्होंने ऑफिशियली एंट्री ली है और उसके बाद देखें तो 1999 में आर्लेकर ने वास्को द गामा से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यूनाइटेड गोअन्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके उम्मीदवार से ये चुनाव हार गए। अब इसके बाद बात आती है 2002 में वास्को डी गामा सीट से जीत हासिल की, लेकिन 2007 में ये फिर से चुनाव हार गए। 2012 में जो पेरनेम निर्वाचन क्षेत्र है गोवा में ही, वहां से एक बार विधानसभा चुनाव जीते और फिर इन्हें स्पीकर बनाया गया गोवा का ही। 2015 में गोवा सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय भी रहे। राजनीति में धीरे धीरे इनकी पकड़ बढ़ती गई और कैबिनेट मंत्री तक ही बने। इसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो इनके परिवार की बात की जाए तो इनके परिवार में आदिति कुलकर्णी, जो इनके 2 बच्चे हैं, तो आदिति कुलकर्णी एक है और एक है अमोघ आर्लेकर, ये इनके 2 बच्चे हैं। अब अगर तमिलनाडु की राजनीति को अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में विजय थलापति का शपथ ग्रहण फाइनल, और शपथ ग्रहण समझिए कि ले भी लें, ये 10 तारीख को शपथ ग्रहण। अब इनके पार्टी में कौन कौन आया है तो इनके पार्टी इन्होंने TVK ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, विजय थलापति ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, 234 में से 108 सीटें जीत ली। चूंकि 2 सीट पर खुद विजय थलापति लड़े थे इसलिए 1 सीट खाली करना पड़ा, 107 सीटें इनके पास रही। इसके अलावा अगर बहुमत में देखेंगे तो 118 की जरूरत थी। अब इनको जब चुनाव जीते थे उसी वक्त कांग्रेस ने 5 विधायकों के साथ इनको सपोर्ट किया, तो इनके पास जो 7 और 5 12 112 सीट हो जाती है। इसके बाद जो CPI MI CPI उसके बाद VCK का समर्थन मिला, IUIML का समर्थन मिला और इन सब को मिलाकर 120 सीट इनको हो गया, बहुमत से 2 सीट आगे। लेकिन इस बीच में सवाल ये उठने लगा था कि आखिर ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कौन है जो बार बार विजय थलापति को लौटा दे शपथ ग्रहण में कि नहीं साइन करके लाइए। अब चूंकि एक बात और है कि राजेंद्र जो विश्वनाथ आर्लेकर हैं ये कह रहे थे कि बहुमत जितने विधायकों का है उसका साइन चाहिए। अब अपने हिसाब से वो भी सही थे, लेकिन दूसरी तरफ एक संविधान में ये भी प्रावधान है कि जो बड़ी पार्टी है उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है, शपथ ग्रहण होती है, और अगर आपको शक लग रहा है कि यहाँ पर सरकार इनकी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो फिर जो विपक्ष के नेता हैं वो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और बहुमत वहां पर साबित करनी होगी। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा,
कि उनकी सरकार गिर जाएगी, सीएम को वहां इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन ये सब होगा विधानसभा के अंदर। लेकिन यहाँ राज्यपाल ही विधानसभा का काम करने लगे और इस वजह से सवाल उठा। लेकिन इस बीच में एक और खेल हुआ, वो खेल ये हुआ कि सवाल ये उठने लगा कि क्या यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बहुमत जुटा नहीं पाते विजय थलापति, तो क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। इसको भी इसी में आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रूल क्या कहता है। इसके लिए एक याचिका भी दाखिल की गई इस बीच में, और ये जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। ये याचिका दाखिल की गई थी और एक पूर्व रिटायर्ड जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके द्वारा। और ये भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में ये कह चुका है कि किसी भी दल या फिर संगठन के पास बहुमत साबित हो जाए तो राज्यपाल को सरकार बनाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। सिर्फ एक स्थिति में राज्यपाल मना कर सकता है, जब उन्हें लगे कि सरकार चलाने के लिए या ये स्थिर सरकार नहीं चला सकते हैं, जो पार्टी है उस पर अगर शंका हो तो जाकर वो रोका जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से भी संवैधानिक संकट पैदा होंगे। अब चूंकि 10 मई 2026 को तमिलनाडु का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तमिलनाडु सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो यहाँ उस दिन ही सरकार गठन होना चाहिए और सीएम बनना चाहिए। अगर नहीं बनते हैं तो क्या होता, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अगर बहुमत नहीं होता तो क्या होता, क्या राष्ट्रपति शासन लगता। तो इस सवाल को बस थोड़ा सा ये समझिए कि 356 के तहत राज्यपाल एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजती है। अनुच्छेद 356 में इस बात का जिक्र है कि अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य में सरकार स्थिर नहीं है और यहाँ सरकार नहीं बन पा रही है, तो एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र सरकार 356 के तहत ही राष्ट्रपति से निवेदन करेगी, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन ये तब होगा, अब राष्ट्रपति शासन के बाद ये भी हो सकता है कि बहुमत न मिलने पर जो हंग असेंबली है वो भी होगा, और हंग असेंबली में स्थिति ये होगी कि अगर बहुमत साबित नहीं हुए तो फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि दोबारा चुनाव हो तो पैसे फिर लाखों खर्च होंगे, इस वजह से इस सभी को नहीं कराया गया। तो कुल मिलाकर जो तमिलनाडु की राजनीति में जो उथल पुथल है और विजय थलापति के शपथ ग्रहण को लेकर जो राज्यपाल ग्रहण बनकर सामने आ रहे थे, उनकी हमने जानकारी ये पूरी एक वीडियो में बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो, और अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा।